अब्दुल रहमान बलूच, जिन्हें बाद में पूरे पाकिस्तान में रहमान डकैत के नाम से जाना गया, उनका जन्म एक ऐसी दुनिया में हुआ था जहां सही और गलत के बीच की लाइन पहले से ही धुंधली थी। उनका जन्म 1980 के आसपास लैयारी में हुआ था, जो कराची के सबसे पुराने और सबसे भीड़-भाड़ वाले मोहल्लों में से एक है। लैयारी सिर्फ एक जगह नहीं थी, ये उनकी कहानी का एक किरदार था। संकरी गलियों और भूली हुई बस्तियों का एक भूल भुलैया था। रहमान का परिवार इस माहौल में गहराई से जुड़ा हुआ था। उनके पिता मोहम्मद दादल एक साधारण आदमी नहीं थे। वह स्थानीय आपराधिक अंडरवर्ल्ड में पहले से ही एक जाने माने व्यक्ति थे, एक गैंगस्टर जिसका नाम लैयारी की पिछड़ी गलियों में मायने रखता था। युवा रहमान के लिए अपराध कोई दूर की बात नहीं थी। यह एक पारिवारिक व्यवसाय था, एक विरासत थी जो विरासत में मिलने का इंतजार कर रही थी। बड़े होते हुए रहमान ने स्कूल और खेल का सामान्य बचपन नहीं जिया। इसके बजाय उन्हें एक मेगासिटी के उपेक्षित हिस्से में जीवित रहने की कठोर वास्तविकताओं में शिक्षित किया गया। सड़कें उनकी क्लासरूम थीं और सबक शक्ति, डर और नियंत्रण के बारे में थे। उन्होंने देखा कि उनके पिता कैसे काम करते थे, कैसे सम्मान अच्छे कामों से नहीं बल्कि प्रभाव और धमकी से कमाया जाता था। इस माहौल ने बहुत कम उम्र से ही उनकी विश्वदृष्टि को आकार दिया। उन्होंने सीखा कि कमजोर होना एक पीड़ित होना है और मजबूत होने के लिए किसी को नियमों को तोड़ने के लिए तैयार रहना होगा। उनके लिए रास्ता पसंद से नहीं बल्कि जन्म और परिस्थितियों से तय किया गया था, एक नियति जिसका पालन करने के लिए वे नियत थे। उनके शुरुआती साल कराची के अन्य हिस्सों के बच्चों के जीवन के बिल्कुल विपरीत थे। जबकि वे होमवर्क की चिंता करते थे, रहमान सड़कों के पदानुक्रम को सीख रहे थे। उन्होंने स्थानीय गिरोहों की गतिशीलता, अवैध धन के प्रवाह और व्यवस्था बनाए रखने में हिंसा की भूमिका का अवलोकन किया। यह वह जीवन नहीं था जिसे उन्होंने पारंपरिक अर्थों में चुना था। यह एकमात्र जीवन था जिसे उन्हें शक्ति या सम्मान के किसी भी वादे के साथ प्रस्तुत किया गया था। उनके समुदाय का सामाजिक ताना बाना अपराध और अस्तित्व के धागों से बुना गया था और उनका परिवार इस जटिल टेपेस्ट्री के केंद्र में था। वह दादल का बेटा था और वह पहचान, अपेक्षाओं और एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप वक्र के साथ आई थी। इस परवरिश ने एक युवा व्यक्ति को बनाया जो कठोर, स्ट्रीट स्मार्ट और हिंसा के प्रति संवेदनहीन था। वयस्कता तक पहुंचने से बहुत पहले उनके आसपास की गरीबी और उपेक्षा ने घर पर सीखे गए पाठों को ही पुष्ट किया। उन्होंने देखा कि राज्य ने लैयारी के लोगों को बहुत कम उम्मीद या अवसर प्रदान किया। वास्तविक शक्ति, ऐसा लगता था, उनके पिता जैसे पुरुषों के पास थी जिन्होंने नियंत्रण और न्याय की अपनी प्रणालियां बनाई थीं। रहमान इस टूटी हुई व्यवस्था का एक उत्पाद था, एक लड़का जिसे एक शहर की छाया ने ढाला था, जिसने अपने घर से मुंह मोड़ लिया था। कुख्यात रहमान डकैत बनने की उनकी यात्रा यहीं से शुरू हुई, अपने बचपन की धूल भरी अराजक गलियों में। रहमान का एक गैंगस्टर के बेटे से खुद गैंगस्टर बनने का बदलाव बहुत तेजी से और बेरहमी से हुआ। लैयारी की गलियों में फुसफुसाहट है कि उनका आपराधिक करियर तब शुरू हुआ जब वह सिर्फ एक टीनेजर थे। उन्होंने धीरे धीरे अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखा, वह सीधे इसकी सबसे गहरी काली गहराइयों में कूद पड़े। सबसे भयानक कहानियों में से एक, हालांकि पूरी निश्चितता के साथ पुष्टि करना मुश्किल है, दावा करती है कि उन्होंने 13 साल की छोटी उम्र में अपनी पहली हत्या की थी। यह कार्य हिंसा का एक यादृच्छिक विस्फोट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी, एक घोषणा थी कि वह उस जीवन को अपनाने के लिए तैयार थे जो उनके पिता ने जिया था। यह एक भयानक संस्कार था जिसने उनके बचपन का अंत और उनकी कुख्याति की शुरुआत को चिह्नित किया। उनकी जवानी की कहानियां और भी काली होती जाती हैं। एक और लगातार और चौंकाने वाली अफवाह का आरोप है कि वह 15 साल की उम्र में अपनी ही मां की मौत के लिए जिम्मेदार थे। इन खातों के अनुसार उन्हें अपनी मां पर एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह से संबंध होने का संदेह था, एक ऐसा कार्य जिसे उन्होंने सबसे बड़ा विश्वासघात माना। चाहे यह भयानक घटना तथ्य हो या उनकी डरावनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए गढ़ा गया एक मिथक, यह एक ऐसे युवा व्यक्ति की तस्वीर पेश करता है जो अपनी शक्ति और क्षेत्र की रक्षा के लिए किसी भी संबंध को, यहाँ तक कि सबसे पवित्र संबंध को भी तोड़ने के लिए तैयार था। हिंसा के ये शुरुआती कार्य सिर्फ अपराध नहीं थे, वे बयान थे। उन्होंने लैयारी में सभी को बताया कि एक नई, अधिक क्रूर शक्ति उभर रही थी। उनके पिता मोहम्मद दादल के निधन के बाद नेतृत्व की बागडोर रहमान के युवा कंधों पर आ गई।
उन्होंने सिर्फ अपने पिता के जूते नहीं पहने, उन्होंने एक बहुत बड़ा जोड़ा पाया और जल्दी से उसमें फिट हो गए। उन्होंने सिर्फ गिरोह को विरासत में नहीं लिया, उन्होंने इसे बदल दिया। वह अपने पिता की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी, अधिक रणनीतिक और कहीं अधिक क्रूर थे। उन्होंने शक्ति को मजबूत करना शुरू कर दिया, प्रतिद्वंद्वियों को खत्म किया और अपने प्रभाव के नेटवर्क का विस्तार किया। वह छोटा लड़का जो किनारे से देख रहा था, अब तूफान के केंद्र में था। अपनी उम्र के बावजूद एक भयानक सटीकता के साथ हर चाल को निर्देशित कर रहा था। अपराध की दुनिया में उनका प्रवेश उनके परिवार की विरासत का सिर्फ एक निरंतरता नहीं था, बल्कि इसका एक विस्तार था। उन्होंने लयारी के गिरोह युद्धों में संगठन और क्रूरता का एक नया स्तर लाया। वह समझ गए कि शासन करने के लिए उन्हें सड़कों पर सबसे खूंखार आदमी बनना होगा। हिंसा का प्रत्येक कार्य, उनकी ठंडे खून वाली प्रकृति के बारे में फैली प्रत्येक अफवाह उनके साम्राज्य के निर्माण में एक बिल्डिंग ब्लॉक थी। कुछ ही सालों में रहमान दादल के बेटे से रहमान डकैत बन गए, एक ऐसा नाम जो जल्द ही उनके पड़ोस की सीमाओं से कहीं आगे जाना और डरना था। लयारी की कहानी रहमान डकैत की कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। यह कराची के सबसे पुराने मोहल्लों में से एक है, एक ऐसी जगह जिसका समृद्ध इतिहास और समुदाय की गहरी भावना है, खासकर इसकी बड़ी बलूच आबादी के बीच। हालांकि दशकों से यह व्यवस्थित उपेक्षा की कहानी थी। जबकि कराची के अन्य हिस्सों में विकास और निवेश देखा गया, लयारी को अधिकारियों द्वारा बड़े पैमाने पर भुला दिया गया। इसका बुनियादी ढांचा चरमरा गया, स्कूलों को खराब धन मिला और अस्पतालों में बुनियादी संसाधनों की कमी थी। आबादी बढ़ी, जिससे इसकी पहले से ही घनी सड़कों के नेटवर्क में अधिक से अधिक लोग भर गए, लेकिन अवसर नहीं बढ़े। इसने हताशा और गुस्से के लिए एक आदर्श प्रजनन स्थल बनाया। आधिकारिक सरकारी उपस्थिति कमजोर और अक्सर भ्रष्ट होने के कारण एक शक्ति निर्वात पैदा हुआ। यह निर्वात सामुदायिक केंद्रों या सामाजिक कार्यक्रमों से नहीं भरा, यह गिरोहों से भर गया। लयारी के अनगिनत बेरोजगार युवा पुरुषों के लिए गिरोहों ने वह पेश किया जो राज्य ने नहीं किया। आय का एक स्रोत, अपनेपन की भावना और सामाजिक गतिशीलता का एक विकृत रूप। एक गिरोह में शामिल होने का मतलब था कि आप जबरन वसूली, तस्करी या अन्य अवैध गतिविधियों के माध्यम से पैसा कमा सकते हैं। इसका मतलब था कि आपके पास खतरनाक माहौल में सुरक्षा थी। कई लोगों के लिए यह एक ऐसी दुनिया में एकमात्र तर्कसंगत विकल्प जैसा महसूस हुआ जिसमें कोई अन्य विकल्प नहीं था। गिरोह समानांतर सरकार का एक रूप बन गए। उन्होंने विवादों को सुलझाया, छोटे आड़ प्रदान किए और जहां आधिकारिक संस्थान विफल हो गए थे, वहां व्यवस्था का एक सेम्बलेंस प्रदान किया। रहमान डकैत जैसे गिरोह नेता शक्तिशाली व्यक्ति बन गए, न केवल हिंसा के माध्यम से बल्कि सामुदायिक संरक्षकों की भूमिका में कदम रखकर। वे लोगों की जरूरतों को समझते थे क्योंकि वे लोगों में से थे। वे गरीबी की निराशा और व्यापक शहर द्वारा अनदेखा किए जाने के डंक को जानते थे। समुदाय के संघर्षों से इस गहरे संबंध ने उन्हें एक वैधता दी जो अक्सर क्षेत्र में निर्वाचित अधिकारियों में कमी थी। उपेक्षा के इस माहौल ने सिर्फ गिरोहों को नहीं बनाया, इसने उन्हें बनाए रखा। हर बार जब एक युवा व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल पाती थी, हर बार जब एक परिवार को साफ पानी नहीं मिल पाता था, तो गिरोहों का आकर्षण मजबूत होता जाता था। पुलिस को अक्सर बाहरी या दुश्मन के रूप में देखा जाता था, वास्तविक सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ या अनिच्छुक। गिरोह युद्ध जिन्होंने लयारी को तबाह कर दिया, वह सामाजिक और आर्थिक परित्याग की इस गहरी बीमारी का एक लक्षण थे। रहमान डकैत ने इन स्थितियों को नहीं बनाया, लेकिन वह उनका फायदा उठाने में माहिर थे। वह लयारी की गरीबी और निराशा की लहरों पर सत्ता में आए। अपने पिता के गिरोह पर नियंत्रण करने के बाद रहमान डकैत ने आपराधिक उद्यम के लिए एक जीनियस दिखाया। वह सिर्फ एक स्ट्रीट फाइटर नहीं थे, वह अपराध के सीईओ थे। उन्होंने तेजी से अपने ऑपरेशंस का विस्तार किया, अपने गिरोह को एक शक्तिशाली और अत्यधिक संगठित सिंडिकेट में बदल दिया। उनका आपराधिक पोर्टफोलियो विविध और लाभदायक था, जिसमें जबरन वसूली और फिरौती के लिए अपहरण से लेकर ड्रग तस्करी और अवैध हथियारों के व्यापार तक सब कुछ शामिल था। लयारी और उसके आसपास के व्यवसायों को उनके गिरोह को प्रोटेक्शन मनी देने के लिए मजबूर किया गया था। जिन्होंने इनकार किया, उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़े। इसने आय का एक स्थिर प्रवाह बनाया, जिसने उनके बढ़ते साम्राज्य को वित्त पोषित किया और उनके नियंत्रण को मजबूत किया।
रहमान का प्रभाव तब तक बढ़ा जब तक उन्होंने प्रभावी रूप से लैयारी पर शासन नहीं कर लिया। अनुमान लगाया गया था कि अपनी शक्ति के चरम पर उनके गिरोह ने मोहल्ले के 85% हिस्से को नियंत्रित किया था। वह एक अनौपचारिक प्राधिकरण बन गए। उनके शब्द किसी भी कानून से अधिक मायने रखते थे। उन्होंने न्याय की अपनी प्रणाली स्थापित की। निवासियों के बीच विवादों को निपटाने के लिए अदालतें आयोजित की। लोग अपनी समस्याओं के साथ उनके पास आते थे, पारिवारिक झगड़ों से लेकर व्यावसायिक असहमतियों तक, यह जानते हुए कि उनका फैसला अंतिम था और उसे लागू किया जाएगा। वह अपने डोमेन में न्यायाधीश, झूरी और जल्लाद थे। डर और वफादारी पर बने एक साम्राज्य पर शासन करने वाले राजा थे। उनकी शक्ति केवल लैयारी के भीतर अपराध और धमकी पर आधारित नहीं थी। उन्होंने व्यापक नेटवर्क बनाए जो उनके तत्काल क्षेत्र से कहीं आगे तक फैले हुए थे। उनका गिरोह बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्रों से होते हुए कराची में चलने वाले तस्करी मार्गों में एक प्रमुख खिलाड़ी था। इसने उन्हें ड्रग्स और हथियारों की एक विशाल आपूर्ति तक पहुंच प्रदान की, जिसे उन्होंने तब वितरित किया जिससे उनकी शक्ति और धन में और वृद्धि हुई। उनके ऑपरेशंस इतने परिष्कृत हो गए कि वह शहर के पूरे आपराधिक अंडरवर्ल्ड में एक प्रमुख व्यक्ति थे। एक ऐसा व्यक्ति जिसके निर्णय पूरे क्षेत्र में अवैध सामानों के प्रवाह को प्रभावित कर सकते थे। रहमान डकैत का शासन विरोधाभास का समय था। एक तरफ लैयारी एक क्रूर अपराधी के अधीन था जिसने दूसरों के दुख से लाभ उठाया। दूसरी तरफ कुछ निवासियों को स्थिरता की एक अजीब भावना महसूस हुई। नियंत्रण में एक प्रमुख गिरोह के साथ छोटे समूहों के बीच अराजक आंतरिक कलह कम हो गई थी। रहमान का शासन पूर्ण था और जबकि यह अपराध पर आधारित शासन था, इसने सड़कों पर एक निश्चित प्रकार की अनुमानित, हालांकि हिंसक, व्यवस्था लाई। वह निर्विवाद किंगपिन थे और लगभग एक दशक तक उनका नाम लैयारी से ही जुड़ा था। कोई भी आपराधिक साम्राज्य बिना चुनौतियों के मौजूद नहीं होता और खैर, रहमान डकैत के लिए सबसे बड़ा खतरा अरशद पप्पू के रूप में आया। लेकिन यह एनिमी अचानक नहीं थी। कभी अरशद पप्पू और रहमान डकैत दोस्त हुआ करते थे। पप्पू, जो कभी रहमान के करीबी थे, बाद में एक प्रतिद्वंद्वी गिरोह के नेता और उनका कट्टर दुश्मन बन गए। इन दोनों आदमियों के बीच का संघर्ष सिर्फ इलाके के लिए लड़ाई नहीं थी। यह एक गहरा व्यक्तिगत और खूनी झगड़ा था जिसने लगभग एक दशक तक लैयारी को लगभग लगातार युद्ध की स्थिति में धकेल दिया। उनकी प्रतिद्वंद्विता बदले के चक्र से भड़की हुई थी, जिसमें हर पक्ष एक हमले का जवाब और भी क्रूर जवाबी हमले से देता था। लैयारी की सड़कें उनका युद्ध क्षेत्र बन गईं और निवासी उनके हिंसक युद्ध की चपेट में आ गए। उनकी नफरत की जड़ें गहरी थीं, जो पारिवारिक इतिहास, गिरोह के विश्वासघात और टूटी हुई दोस्ती से जुड़ी थीं। दोनों आदमी शक्तिशाली, करिश्माई और पूरी तरह से क्रूर थे। अरशद पप्पू अपने गुट को नियंत्रित करता था और रहमान के अधिकार के आगे झुकने को तैयार नहीं था। इससे एक क्रूर इलाके का युद्ध हुआ, जहां एक ही गली या मोहल्ले का नियंत्रण गोलीबारी से तय किया जा सकता था। गोलीबारी रोजमर्रा की घटना बन गई। बाजार तुरंत बंद हो जाते थे और बच्चे विभिन्न स्वचालित हथियारों की आवाज को पहचानना सीख जाते थे। हिंसा अंधाधुंध थी, जिसमें अक्सर निर्दोष राहगीर दोनों गिरोहों के बीच युद्ध में हताहत हो जाते थे। इस तीव्र प्रतिद्वंद्विता ने पूरे मोहल्ले को पंगु बना दिया। जीवन गिरोह युद्ध के बदलते मोर्चों से तय होता था। निवासियों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि वे किन सड़कों का उपयोग करते हैं, क्योंकि दुश्मन के इलाके में प्रवेश करना मौत की सजा हो सकती थी। इस संघर्ष ने व्यापक डर का माहौल बनाया, जिसने दैनिक जीवन के हर पहलू को प्रभावित किया। रहमान डकैत और अरशद पप्पू के नाम फुसफुसाते हुए बोले जाते थे, हिंसा के प्रतीक जिन्होंने उनके समुदाय को अगवा कर लिया था। पुलिस रक्तपात को रोकने में शक्तिहीन लग रही थी, अक्सर हथियारों में कम और जटिल गिरोह नेटवर्क में घुसने में असमर्थ थी। रहमान और पप्पू के बीच का युद्ध कराची के अंडरवर्ल्ड में एक किंवदंती बन गया। ये दो शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वियों की एक क्लासिक गैंगस्टर गाथा थी, जो पूर्ण नियंत्रण के लिए संघर्ष में बंद थे। प्रत्येक नेता अपने अनुयायियों से भयंकर वफादारी का आदेश देता था, जो अपने बॉस के लिए मारने और मरने को तैयार थे। इस संघर्ष ने लैयारी में एक पूरे युग को परिभाषित किया, जो अनवरत हिंसा के वर्षों से आघातग्रस्त शवों और एक समुदाय का निशान छोड़ गया। लैयारी के लोगों के लिए सवाल यह नहीं था कि कौन सही था या गलत, बल्कि यह था कि लड़ाई कब खत्म होगी। प्रतिद्वंद्विता एक आग थी
जिसने अपने रास्ते में सब कुछ निगल लिया। रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर से कहीं ज्यादा थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो राजनीतिक संबंधों के महत्व को समझते थे। कराची में अपराध और राजनीति अक्सर आपस में जुड़े रहे हैं और रहमान ने इस खेल को अपने फायदे के लिए कुशलता से स्पोर्ट्सा। उन्होंने शक्तिशाली राजनीतिक हस्तियों के साथ मजबूत संबंध बनाए, खासकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भीतर, जिसने ऐतिहासिक रूप से लैयारी को अपने सबसे वफादार चुनावी गढ़ों में से एक माना है। इन संबंधों ने कथित तौर पर उन्हें सुरक्षा की एक महत्वपूर्ण परत प्रदान की। उन्हें गंभीर आरोपों में कई बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन अक्सर उन्हें रहस्यमय तरीके से रिहा कर दिया जाता था, जिससे कई लोगों को यह विश्वास हो जाता था कि उनके राजनीतिक सहयोगी पर्दे के पीछे से तार खींच रहे थे। उनकी राजनीतिक उपयोगिता स्पष्ट थी। लयारी जैसी जगह में रहमान के प्रभाव वाला एक गिरोह नेता वोट सुनिश्चित कर सकता था। वह समुदाय को संगठित कर सकता था, राजनीतिक रैलियों के लिए सुरक्षा की गारंटी दे सकता था और विपक्ष को दबा सकता था। एक राजनीतिक पार्टी के लिए रहमान जैसा व्यक्ति उनके पक्ष में होना एक शक्तिशाली अगर खतरनाक संपत्ति थी। उनकी तस्वीरें वरिष्ठ पीपीपी नेताओं के साथ सामने आईं, जिनमें तत्कालीन गृह मंत्री जुल्फिकार मिर्जा और यहां तक कि पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो के पास भी शामिल थीं। इन तस्वीरों ने इस सार्वजनिक धारणा को मजबूत किया कि रहमान सिर्फ एक अपराधी नहीं थे, बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठान की एक संरक्षित संपत्ति थे। 2008 में रहमान ने अपनी शक्ति को औपचारिक रूप देने और शायद अपनी छवि को साफ करने के लिए एक साहसिक कदम उठाया। उन्होंने पीपल्स अमन कमेटी नामक एक संगठन का गठन किया, जिसका अर्थ है पीपल्स पीस कमेटी। सतह पर पीएसी को एक समुदाय आधारित सामाजिक कल्याण समूह के रूप में प्रस्तुत किया गया था। इसका घोषित लक्ष्य हिंसाग्रस्त लयारी की सड़कों पर शांति और स्थिरता लाना था। समिति ने सामाजिक कार्य में भाग लिया, स्थानीय विवादों को सुलझाया और सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इसे कई लोगों द्वारा क्षेत्र में पीपीपी के प्रभाव के विस्तार के रूप में देखा गया, एक सामुदायिक सामने वाले संगठन के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखने का एक तरीका जो रहमान द्वारा चलाया जाता था। यह कदम एक रणनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। इसने उनकी आपराधिक गतिविधियों और एक सामुदायिक नेता के रूप में उनकी भूमिका के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। ऐसी मजबूत अफवाहें थीं कि रहमान अपराध से राजनीति में संक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। अपने औपचारिक नाम सरदार अब्दुल रहमान बलूच के तहत चुनाव लड़ने की योजना बना रहे थे। पीएसी का गठन इस पुनरुत्थान में पहला कदम माना गया। वह अपनी स्ट्रीट पावर का उपयोग वैध राजनीतिक अधिकार के लिए एक लॉन्च पैड के रूप में करने का प्रयास कर रहे थे। हालांकि इस महत्वाकांक्षा ने उन्हें एक और भी शक्तिशाली और विवादास्पद व्यक्ति बना दिया, एक गैंगस्टर जो एक राजनेता बनने की कगार पर था। कानून की नजरों में और कराची के ज्यादातर लोगों के लिए रहमान डकैत एक क्रूर अपराधी था। वह एक हत्यारा, एक ड्रग लॉर्ड और एक जबरन वसूली करने वाला था, जिसने हिंसा और डर पर अपना साम्राज्य बनाया था। उसके गिरोह ने अनगिनत मौतों और सड़कों पर नशीली दवाओं के प्रसार के लिए जिम्मेदारी ली। उसने आतंक का राज किया, जहां उसके प्रतिद्वंद्वियों को बेरहमी से खत्म कर दिया गया और आम नागरिक उसके गिरोह की गतिविधियों के लगातार खतरे में रहते थे। उसके अपराधों के पीड़ितों के लिए, अपहरण किए गए या मारे गए लोगों के परिवारों के लिए, उसे भुगतान करने के लिए मजबूर किए गए व्यवसायी मालिकों के लिए वह एक राक्षस से कम नहीं था, एक खलनायक जिसने उनके जीवन में दुख और अराजकता लाई। यह रहमान का वह चेहरा था जिसने सुर्खियां और पुलिस रिपोर्टें बनाई। हालांकि लैयारी की उपेक्षित सीमाओं के भीतर रहमान की एक और छवि मौजूद थी, जो कहीं ज्यादा जटिल थी। अपने पड़ोस के कई गरीब और हाशिए पर पड़े निवासियों के लिए उसे एक रक्षक और एक हितैषी के रूप में देखा जाता था, एक आधुनिक रॉबिन हुड। ऐसी जगह पर जहां सरकारी सेवाएं न के बराबर थीं, रहमान का गिरोह अक्सर इस कमी को पूरा करता था। वह सामुदायिक परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जाना जाता था, जैसे कि साफ पानी उपलब्ध कराना या सीवरेज लाइनों की मरम्मत करना। वह उन परिवारों को पैसे देता था जो शादी या अंतिम संस्कार का खर्च नहीं उठा सकते थे। उसने त्वरित, हालांकि क्रूर, न्याय का एक रूप प्रदान किया, जिसे अक्सर धीमी और भ्रष्ट आधिकारिक कानूनी प्रणाली की तुलना में अधिक प्रभावी माना जाता था। यह दोहरापन उसकी शक्ति के केंद्र में था।
उसने एक सामुदायिक रक्षक की इस छवि को सावधानी से विकसित किया। उसने बलूच समुदाय की पहचान की भावना को समझा और खुद को उनके नेता के रूप में स्थापित किया। एक मजबूत आदमी जो एक उदासीन राज्य के खिलाफ उनके अधिकारों के लिए खड़ा था। जब लोगों को समस्याएं होती थीं, तो वे उसके पास जाते थे, पुलिस के पास नहीं। एक संरक्षक के रूप में इस भूमिका ने उसे स्थानीय आबादी से काफी वफादारी और समर्थन दिलाया। उन्होंने उसे अपना एक माना, उनके साझा संघर्ष का एक उत्पाद, जिसने अपने तरीकों के बावजूद उनके लिए लड़ाई लड़ी। इस समर्थन ने बदले में उसे एक मानव ढाल दिया और कानून प्रवर्तन के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई करना मुश्किल बना दिया। तो असली रहमान डकैत कौन था? क्या वह ठंडे खून वाला गैंगस्टर था या परोपकारी सामुदायिक नेता? सच्चाई यह है कि वह दोनों था। वह एक जटिल व्यक्ति था जिसने लैयारी के विरोधाभासों को ही मूर्त रूप दिया। वह एक परजीवी था जिसने अपने समुदाय की कमजोरियों पर पलटा, लेकिन वह एक प्रदाता भी था जिसने ऐसे समर्थन का एक सेम्बलेंस प्रदान किया जहां कोई नहीं था। उसकी विरासत उसके पीड़ितों के खून से सनी हुई है, फिर भी उसे उन लोगों की कहानियों के माध्यम से भी याद किया जाता है जिनकी उसने मदद की। यह विरोधाभास ही उसकी कहानी को इतना आकर्षक बनाता है और उसके चरित्र को पूरी तरह से अच्छा या बुरा परिभाषित करना इतना मुश्किल बनाता है। रहमान डकैत का शासन अगस्त 2009 में अचानक और हिंसक रूप से समाप्त हो गया। आधिकारिक पुलिस रिपोर्ट में कहा गया है कि वह कराची के बाहरी इलाके में कानून प्रवर्तन के साथ एक भयंकर गोलीबारी में मारा गया था। इस कहानी के अनुसार पुलिस ने उसके वाहन पर घात लगाकर हमला किया और रहमान अपने सहयोगियों के साथ बाद में हुई गोलीबारी में मारे गए। पुलिस और सरकार के लिए यह एक बड़ी जीत थी। शहर के सबसे वांछित और खतरनाक अपराधियों में से एक का सफल सफाया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिसने लैयारी और कराची के अंडरवर्ल्ड के लिए एक युग के अंत को चिह्नित किया। राजा मर गया था। हालांकि लगभग तुरंत ही आधिकारिक कहानी पर सवाल उठने लगे। उसकी मौत की परिस्थितियों के बारे में संदेह और सवाल उठे। कई लोगों ने, खासकर लैयारी में उसके समर्थकों ने, यह मानने से इनकार कर दिया कि उसे एक वास्तविक मुठभेड़ में मार दिया गया था। एक ऑटोप्सी रिपोर्ट लीक हुई थी और ऐसा लग रहा था कि यह पुलिस के घटनाओं के संस्करण का खंडन करती है। रिपोर्ट में कथित तौर पर सुझाव दिया गया था कि रहमान को बहुत करीब से गोली मारी गई थी। कुछ घावों से पता चलता है कि बंदूक कुछ इंच की दूरी से चलाई गई थी। इस खोज ने व्यापक अटकलों को बढ़ावा दिया कि उसे गोलीबारी में नहीं मारा गया था, बल्कि उसे पकड़ लिया गया था, निहत्था कर दिया गया था और फिर एक सुनियोजित मुठभेड़ में मार दिया गया था। इस विवाद ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया कि कौन उसे मरा हुआ चाहता था और क्यों। एक लोकप्रिय सिद्धांत यह था कि उसके राजनीतिक संरक्षकों ने फैसला किया था कि वह बहुत शक्तिशाली और बहुत महत्वाकांक्षी हो गया था। राजनीति में प्रवेश करने की उसकी योजनाओं को खतरा माना गया होगा, एक संकेत कि कठपुतली अपने तार काटने वाली थी। उसे खत्म करके वे एक ऐसी समस्या को हल कर सकते थे जो उनके नियंत्रण से बाहर हो रही थी। उसकी मौत के बाद वही पीपीपी नेता जिन्होंने कभी उसके साथ तस्वीरें खिंचवाई थीं, सार्वजनिक रूप से खुद को दूर कर लिया, किसी भी संबंध से इनकार किया और उसे सिर्फ एक अपराधी के रूप में निंदा की। एक और सिद्धांत उसकी मौत को आतंकवादी समूहों के साथ उसके संबंधों से जोड़ता है। ऐसी अफवाह थी कि रहमान बलूच अलगाववादी संगठनों जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को हथियार सप्लाई करने में शामिल था। इससे वह देश की शक्तिशाली सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक लक्ष्य बन गया होता, जिन्होंने उसे सिर्फ एक गैंगस्टर के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना होगा। सच्चाई जो भी हो, उसकी मौत के आसपास का रहस्य कभी पूरी तरह से सुलझा नहीं है। लेकिन इस पूरी कहानी में एक नाम हमेशा सामने आता है, चौधरी असलम। कराची पुलिस के इस जांबाज अफसर ने रहमान डकैत को पकड़ने और उसके गिरोह को तोड़ने में अहम भूमिका निभाई थी। चौधरी असलम की अगुवाई में ही पुलिस ने रहमान के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई की, जिसमें रहमान की गिरफ्तारी और बाद में मुठभेड़ शामिल थी। कई लोग मानते हैं कि चौधरी असलम की रणनीति और दबंग अंदाज ने ही रहमान डकैत के आतंक के युग का अंत किया। एक पुलिस मुठभेड़ की आधिकारिक कहानी को कई लोग एक लक्षित हत्या के लिए एक आवरण के रूप में देखते हैं, शक्ति और राजनीति के अंधेरे खेल में एक अंतिम क्रूर कदम, जिसे उसने इतनी अच्छी तरह से स्पोर्ट्सा था। आज उसकी मौत के 15 साल से भी ज्यादा समय बाद
रहमान डकैत की विरासत लैयारी में एक शक्तिशाली और विवादित शक्ति बनी हुई है। वह चला गया है, लेकिन उसका भूत उस मोहल्ले पर अब भी छाया हुआ है जिस पर उसने कभी राज किया था। कुछ लोगों के लिए उसे आतंक के प्रतीक के रूप में याद किया जाता है। उसका नाम उस अंधेरे समय की याद दिलाता है जब गैंगवार छिड़े थे और हिंसा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा थी। वे डर, जबरन वसूली और उसके शासनकाल में खोई हुई जिंदगी को याद करते हैं। उनके लिए उसकी मौत मुक्ति का एक पल था, लैयारी के लिए अपने हिंसक अतीत से आगे बढ़ने और एक अधिक शांतिपूर्ण भविष्य बनाने का एक मौका था। फिर भी दूसरों के लिए उसकी याद को एक अलग नजरिए से देखा जाता है। राज्य के समर्थन और अवसर की लगातार अनुपस्थिति में रहमान डकैत की रॉबिन हुड की छवि बनी हुई है। उसे एक मजबूत बलूच नेता के रूप में याद किया जाता है, जिसने अपने दोषपूर्ण तरीके से अपने समुदाय के लिए प्रदान किया। उसके समर्थक उसे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिसने लैयारी को एक आवाज और शक्ति की भावना दी, भले ही वह शक्ति बंदूक की नोक से आई हो। उसके जैसे भित्ति चित्र और भित्ति चित्र अभी भी मोहल्ले के कुछ हिस्सों में पाए जा सकते हैं, जो उस वफादारी का प्रमाण है जो वह कब्र से भी रखता है। इस रोमांटिक दृष्टिकोण ने समय के साथ और भी मजबूती पकड़ी है। उसके जटिल चरित्र के प्रति इस आकर्षण ने हाल ही में कराची से कहीं आगे लोकप्रिय संस्कृति में विस्फोट किया है। 2025 की जासूसी थ्रिलर फिल्म धुरंधर, जिसमें अभिनेता अक्षय खन्ना रहमान के रूप में है, ने उसकी कहानी को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचाया है। फिल्म की सफलता, साथ ही उसके साउंड ट्रैक के एक वायरल गीत ने वास्तविक जीवन के गैंगस्टर में अपार सार्वजनिक रुचि जगाई है। एक नई पीढ़ी अब लैयारी के सरगना के बारे में जान रही है, न कि समाचार रिपोर्टों के माध्यम से, बल्कि सिनेमा के नाटकीय लेंस के माध्यम से। इसने उसकी विरासत को और भी जटिल बना दिया है, ऐतिहासिक व्यक्ति और काल्पनिक चरित्र के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। अंततः रहमान डकैत की विरासत उतनी ही विभाजित है जितनी कि वह खुद था। वह एक विफल राज्य का उत्पाद था, एक ऐसे समाज का लक्षण था जिसने अपने सबसे कमजोर नागरिकों की उपेक्षा की। उसकी कहानी एक चेतावनीपूर्ण कहानी है कि कैसे गरीबी और हताशा राक्षस बना सकती है, लेकिन यह भी कि कैसे वही राक्षस कभी कभी उद्धारकर्ता के रूप में देखे जा सकते हैं। लैयारी में वह न तो एक साधारण नायक है और न ही एक साधारण विलन। वह उसके जटिल इतिहास का एक हिस्सा है, एक ऐसा व्यक्ति जो उसकी हिंसा का सबसे बुरा और उसके गौरव का सबसे भयंकर दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। इस बात पर बहस कि वह वास्तव में कौन था, रॉबिन हुड या खलनायक, जारी है, यह सुनिश्चित करते हुए कि रहमान डकैत का भूत लैयारी की सड़कों पर कई सालों तक मंडराता रहेगा।